Hello everyone, good evening. Sir, good evening. Good evening. Good evening to everybody. Good evening. Good evening. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू एवरीबडी। आवाज आ रहा है सब लोग क्लियर? हाँ सर, आ रहा है भाई। ओके गुड। तो जैसा कि पता है कि आज का जो हमारा क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, जिसमें हाँ कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एजेड 204 का जो डेवलपर एसोसिएट का कोर्स है इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तब एक बार सब लोग म्यूट कर लीजिए, जिनका नेम लेंगे तो एक बार अनम्यूट कर करके बोलेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस कोर्स में क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कोर्स कंटेंट क्या है, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है कैसे मिलेगा, सब कुछ आप लोगों को पता चल चुका है। और दूसरा चीज़ कि सभी लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। अभी और भी लोग हैं जो हो सकता है ज्वाइन करेंगे थोड़ा सा देर में, ठीक है। तो वेट ना करते हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब लोग पहले अपने बारे में एक वन लाइनर या टू लाइनर इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें कि अपने बारे में आप लोग बताएंगे कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, कितना एक्सपीरियंस है, किस टेक्नोलॉजी पर आप लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वासुदेव, आप अपने बारे में बताइए अनम्यूट करके। My name is Vasudev Pradhan. I have around 10-year experience in the Microsoft technology and full stack position I am working now. ओके And I am currently working join in New Delhi location. ओके गुड। थैंक यू वासुदेव। ईशान शर्मा। Yes, hello. यस ईशान। Yeah, myself Ishan Sharma. Currently, I am working as a .NET developer. Previously, also I have joined your courses of Angular class, ओके ओके so that has helped me a lot. तो उसमें मैंने मतलब Angular में ही स्विच कर लिया था, but now हम्म again I am working as a .NET developer. ओके गुड। कौन सा लोकेशन है आपका, कहाँ से आपने ज्वाइन किया है? मैंने हरियाणा से करा है सर। ओके गुड। इससे पहले 2021 में ज्वाइन करा था मैंने एंगुलर का कोर्स आपने किया था सर। एंगुलर का, राइट। गुड गुड। जितेंद्र। थैंक यू ईशान, म्यूट कर लीजिए। जितेंद्र। Good evening, sir. Sir, my name is Jiten Kumar. I have 6 years experience in .NET profile. ओके Currently, my location is Noida. ओके गुड। थैंक यू। नितेश तिवारी। Hello, my name is Nitesh Tiwari. I am from Mumbai. I have 11 year experience as .NET developer. Like I currently working as a full stack developer. ओके From I joined Angular course previous year ओके। from लोकेशन क्या certified आपका? Mumbai. मुंबई। गुड। थैंक यू नितेश। थैंक यू। परमजीत। Hi, sir. My name is Paramjit Singh. I am a .NET developer, and total year experience is a 12 year, and from the Faridabad, Delhi NCR. Yeah. ओके गुड। प्रमोद प्रमोद कुमार सिंह। Yeah, hi sir. Hi all. So I am basically working as a backend developer in a Coforge Limited as a technical analyst position. I got selected in profile for the React JS developer, but in the company I working as a backend developer, ओके ओके and I have 15 years experience in different technology, and I am joining from the Delhi. ओके That's all from my side. ओके गुड गुड प्रमोद, थैंक यू। प्रेम प्रेम शंकर तिवारी। म्यूट कर लीजिए प्रमोद। प्रेम बताइए। Hi all, I am Prem Shankar Tiwari and I have experience in Angular and .NET Core also, and currently I am working at Accenture and ओके I have 8 year experience. I joined from Noida. ओके गुड प्रेम। रवि। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। And my name is Ravi Prakash Dubey. I have 12 plus years of experience. I am working as a full stack developer. ओके। I am joined from Noida. लोकेशन? Noida, Noida, sir. नोएडा। गुड। रोहित।
Hi, sir. My name is Rohit. I'm a .NET full stack developer. I have a total 10 plus years of experience. I'm joining from USA. यूएसए? क्या टाइम हो रहा है यूएसए में रोहित? 9:40. 9:40 मॉर्निंग? अच्छा अच्छा, तो आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका क्या? I'm in middle of jobs. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गुड। थैंक यू रोहित। सर्वेश कुमार। Hello. I self Sarvesh Kumar, and I have total eight plus experience, and I'm joining from Noida. ओके सर्वेश, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए आप लोग। देखिए, अब हम बात करते हैं लगभग लगभग आप लोगों में सभी लोग को तो साव सॉफ्ट के बारे में पता है कि लगभग सभी लोग कोई ना कोई कोर्स हमारे यहाँ से आप लोगों ने किया ही है, चाहे एंगुलर हो, चाहे रिएक्ट हो, चाहे डॉट नेट हो। ठीक है, तो साव सॉफ्ट के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता है। और दूसरी चीज़ की यहाँ पर आप लोग को पता है कि सारे जो भी कोर्सेज होते हैं कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो टीम है कि डेवलपर्स का है। आप यहाँ पर किसी मेंटर से किसी भी टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। सारे टेक्नोलॉजी का जो ट्रेनिंग होता है किसी न किसी डेवलपर से कराया जाता है। जैसे इस कोर्स में मैं रहूँगा और विनोद सर रहेंगे। और विनोद सर हाईली क्वालिफाइड हैं और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर काम किया है उन्होंने, और एज्योर का सर्टिफिकेशन भी उन्होंने रखा है, जो आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे विद मी। ठीक है, तो दूसरा चीज ये है कि कोशिश ये करना आप लोग को, ठीक है, क्लास में एक्टिव रहना है। कोई भी चीज़ें पूछा है तो बताइए, बीच बीच में क्लास में ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। और रिस्पॉन्स भी देना है। ऐसा नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन कर लिया और क्लास ज्वाइन करके मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं। क्लास में अगर हैं 1.5 घंटा का टाइम है तो आप 1.5 घंटा आप क्लास को टाइम देंगे, जिससे बेनिफिट आप ही को लोग को मिलेगा। ठीक है, होता क्या है कि ट्रेनिंग में जितने लोग होते हैं सभी लोग को एक ही तरीके से ट्रेनिंग दी जाता है, लेकिन उसी में कोई करने वाला अच्छा कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके बैच में 20 लोग हैं, चाहे 15 लोग हैं, एक ही तरीके से हम ट्रेनिंग देंगे। सब सपोज करिए कि 15 लोगों को या 20 लोगों को मैं कार बनाना सिखा रहा हूँ, तो एक ही तरीके से सिखाऊंगा कि एक स्टेयरिंग होता है, 2 साइड मिरर होते हैं, 4 चक्के होते हैं। इसी में बनाने वाला कोई BMW या ऑडी बना देगा और कोई अल्टो बना कर आ जाएगा। डिपेंड्स ऑन यू गाइज कि आप क्लास को कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको सीरियसली सीखना है। क्लास के बाद प्रैक्टिस करना है। जो भी डाउट होगा आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो अगले क्लास में पूछेंगे। ठीक है, तो क्लास को केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, बीच में अगर असाइनमेंट दिया जाता है तो उसको बना के सबमिट करना है। दूसरा चीज कि टेस्ट होगा तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट हम नहीं देंगे, बहुत सारे लोग टेस्ट से भाग जाते हैं, टेस्ट नहीं देते। टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेगा बीच बीच में। तो ये सारे प्रोसीजर है क्लास में क्या क्या होगा। जो भी क्लास आपका हो रहा है आप लोग को दिख भी रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है। क्लास का नोट्स अगर आगे होता है कोड, तो कोड भी, और रिकॉर्डिंग सब लोग आपके अपने अपने ऐप में मिला करेगा, जो आप लोगों को जो मेल शूट किया गया है एक्टिवेशन का, उस मेल में एक वीडियो का लिंक रहा होगा कि हाउ टू एक्सेस योर क्लास मटेरियल। आप उसको देखेंगे तो अपना अपना ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, उसका एक्सेस ले लेंगे और वहां से आप उसको देख लिया करेंगे। ठीक है, ये जो कोर्स है ये माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर का है, जिसका कोर्स का नेम है AJ 204। मतलब इसमें डेवलपर एसोसिएट का कंप्लीट हैंड्स ऑन कराया जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं हैंड्स ऑन मतलब कि कंप्लीट विथ प्रैक्टिकल कराया जाएगा। हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल कर करके दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको एक एक्सपीरियंस लेवल का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी जाकर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इजीली शो कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी और एज्योर AJ 204 का। ठीक है, जिसमें कि कंप्लीट आपको एज्योर हम सर्टिफिकेशन क्यों करें, करने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए, या फिर कंप्यूट सोल्यूशन का हो, या फिर एज्योर का जितने फंक्शंस हैं, चाहे कंटेनराइज सॉल्यूशंस हो। इसके अलावा आपका स्टोरेज, एज्योर स्टोरेज का हो, बल्ब स्टोरेज, जितने भी स्टोरेज है, एज्योर सिक्योरिटी का हो, क्लाउड सॉल्यूशंस का हो, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे डेवऑप्स में, सॉरी, 204 में आता है, जैसे मॉनिटरिंग, ट्रबल शूट, ऑप्टिमाइज, एज्योर सॉल्यूशंस, हर चीज आप लोग को सिखा दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी जितने भी सर्विसेज भी होगी, जैसा कि आप लोग ने सिलेबस देख रखा होगा, सारे चीजें आप लोग को सिखाया जाएगा विद द मतलब विद इन, या फिर विद बोल सकते हैं डॉट नेट। क्योंकि डॉट नेट के साथ ही आपको इसको सिखाया जाएगा, क्योंकि डॉट नेट के साथ ही चलता है। आप सभी लोग आप डॉट नेट डेवलपर है भी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि कोर्स इंट्रोडक्शन में
क्या क्या है, तो इसको आप लोगों को विनोद सर अच्छे से समझाएंगे एक एक स्लाइड्स को। ठीक है, एक बार मैं स्टॉप करता हूँ। विनोद सर आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए और यहाँ से इस पीपीटी को एक्सप्लेन करिए कोर्स में किस किस तरीके से क्या क्या है। विनोद सर शेयर करिए। Okay, okay. Hi all, good evening. And let me share my screen. Good evening. Very good evening, sir. Good evening. Is it visible? Yes. Okay. No, sir, as of now, no. स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, शेयर के बटन पर क्लिक करके स्क्रीन शेयर करिए। ये तो अच्छा वो शेयर नहीं किया था। अच्छा, अब ठीक है। ठीक है, अभी सब विजुअल है। हाँ जी सर, हाँ Yes. जी, बिल्कुल। Yes, sir. अच्छा, ओके। हम्म। सो आप सभी ने अपना परिचय दिया, ठीक है, तो मैं भी अपना परिचय दे दूं। ठीक, कि मैं भी एनसीआर से बिलोंग करता हूं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 16+ इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। तो शुरुआत से ही माइक्रोसॉफ्ट स्टैक से जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने जो कोडिंग स्टार्ट की थी वो विजुअल स्टूडियो 5 से स्टार्ट की थी। ओके। सो उसके बाद आप 6 आया और अब देख ही रहे कि अब डॉट नेट कोर आ गया है। और पहले तो क्लाउड कुछ नहीं था, लेकिन अब क्लाउड ही क्लाउड है। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखें कि आखिर ये जो 204 है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये सर्टिफिकेशन किस तरह का है। ओके। तो सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट लेवल का है। और इसका जो लेटेस्ट जो कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हो, जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है, वो लास्ट 15 जनवरी 2025 को हुआ है ये। ओके। सो लेटेस्ट जो भी कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट ने इंक्लूड किए हैं वो सारे इसमें एडेड हैं। और इस सर्टिफिकेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्टिफिकेशन आपका ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो ये हमेशा के लिए हो गया। इसका रिन्यूअल फ्रीक्वेंसी है 12 मंथ का। दैट मीन्स 12 मंथ के बाद आपको फिर से इसको रिन्यू करना पड़ेगा। ओके। लेकिन ऐसा होता क्या है कि बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं वो एक बार सर्टिफिकेशन कर लिया और उसको बाद में डाल दिया और फिर उसके बाद में उसको अपना शो करते रहते हैं कि हाँ मैंने सर्टिफिकेशन किया है। ओके। लेकिन कभी कभी कंपनी जो है मांगती है कि एक्टिव सर्टिफिकेशन है तो प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए, उस समय वन वन सेकेंड विनोद सर। देखिए, पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूं कि देखिए, सर्टिफिकेशन अलग चीज होता है, नॉलेज अलग चीज होता है। ऐसा नहीं कि आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से जाकर सर्टिफिकेशन लेना ही लेना है। वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप लेना चाहते हैं। जैसे आप लोग डॉट नेट में काम कर रहे हैं, कितने लोग डॉट नेट का या सी शार्प का सर्टिफिकेशन किया आपने? नहीं। बहुत सारे एंगुलर में काम करते हैं, एंगुलर का सर्टिफिकेशन किया किसी ने? नहीं। जॉब में आपका सर्टिफिकेशन सेकेंडरी मैटर है। ऐसा नहीं कि बस आपको सर्टिफिकेशन करेंगे तभी जॉब मिलेगा। हाँ, अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो एक होता है ना कि पूरा खाना सजा हुआ है, ऊपर से 2 स्वीट्स मिल गया। ठीक है, तो उसका वो काम करता है कि हाँ आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास सर्टिफिकेशन भी है। किसी किसी कंपनी में कहीं कहीं मांग लिया जाता है कि आपने सर्टिफिकेशन किया है कि नहीं किया है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सर्टिफिकेशन करेंगे तभी आपका जॉब लगेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिन्यूअल करते रहेंगे तभी आपका जॉब बचा रहेगा, नहीं तो फिर जॉब से बाहर चले जाएंगे। नहीं, जॉब लेना और सर्टिफिकेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, सर्टिफिकेशन सेकेंडरी मैटर है, जॉब लेना प्राइमरी है कि अगर आपके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो जॉब आपका लग जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोग जो बोल रहा हूँ? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. Yes. हाँ, तो ये Yes, sir. ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ से जब कर रहा हूँ तो मेरा सर्टिफिकेशन निकालना जरूरी है तभी मुझे जॉब मिलेगा। नहीं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्लाउड का काम है, तो आपने क्लाउड में नॉलेज है, तुरंत आपका अप्रेजल हो जाएगा। कहीं आप दिखाएंगे कि मुझे क्लाउड आता है तो जरूरी नहीं कि आपका सर्टिफिकेशन मांग ही लेगा। ठीक है, अगर मांगता है, अगर आपके पास है तो आपके पास वो एडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। नॉलेज मैटर करता है। ठीक है, चलिए बी कंटिन्यू सर। ठीक है। तो होता क्या है कि आप बस अपना रिज्यूमे पे जो है ये सर्टिफिकेशन का स्टार आप डाल देते हैं कि हाँ ये स्टार है, बस
ऐसे जो भी क्या कहते हैं इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है, मेन हमें उसका जवाब देना होता है। ओके, सो इसके बाद देखिए कि इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। इसको यहाँ से बेटर है कि मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊं कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है। ओके, मतलब क्या हमें पहले से करके जाना पड़ेगा। तो पहले तो ये कह रहा है कि आपके पास फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एज्योर और क्लाउड सर्विसेज होना चाहिए। ओके, सो फंडामेंटल नॉलेज में सबसे बड़ी बात ये है कि ये चूंकि इंटरमीडिएट लेवल है, तो इसका जो पहला लेवल आता है वो आगे स्लाइड में हम देखेंगे, वो आता है AZ 900 का, जो कि फंडामेंटल का होता है, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल्स। ओके, सो उसमें क्या है कि उसमें आपको पूरा जितना भी टर्म्स, जितना भी कॉन्सेप्ट है, लगभग मोर और लेस जितना भी है, माइक्रोसॉफ्ट ने सबको उसमें डिफाइन किया है ताकि टर्मिनोलॉजी के बारे में आप जान जाए। ओके, अगर आपने वो सर्टिफिकेशन कर रखा है तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफिकेशन यहाँ हम दिखाएंगे तभी जा करके हम ये सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, सो आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है, इसमें जो डेवलपर से रिलेटेड चीजें हैं हम उसी को स्टडी करेंगे। लेकिन फंडामेंटल में पढ़ने वाले जो हैं, हो सकता है जस्ट लाइक कि हम लोग ABCD पढ़ते हैं, ठीक है। ABCD पढ़ने के बाद में हो सकता है कोई A फॉर एप्पल पढ़ रहा हो, कोई B फॉर बॉल पढ़ रहा हो, ठीक है। तो उसी तरह से फंडामेंटल पढ़ने के बाद आप डेवलपर का लाइन चूज कर लेते हैं। अगर किसी को मान लिया जाए कि नेटवर्क के साइड जाना है तो वो नेटवर्क का लाइन चूज कर लेता है, ठीक है। डेवॉप्स जाना है तो डेवॉप्स का लाइन चूज कर लेता है, तो सबका अलग अलग हो जाता है। सो फंडामेंटल में इन सभी का समरी है, दैट मीन्स की डेफिनेशन है। ओके, सो यहाँ पर अगर वो है तो एडेड एडवांटेज है, नहीं है कोई इशू नहीं। जो जो टर्म्स आएंगे उन टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आपके पास मिनिमम 2 इयर्स, बट अच्छी बात है कि आप लोग के पास सभी जो है जितने भी 5 इयर्स प्लस के एक्सपीरियंस वाले हैं। ओके, और क्या इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप लोगों से कि कितने लोगों ने एज्योर पे थोड़ा बहुत काम किया है। इसमें हाथ उठाने का है कोई ऑप्शन? हाँ, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अपने नेम पर ले जाकर वहां पर हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है, नहीं तो आप बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हैंड रेज सर जो मैंने काम कर रखा हूँ। अच्छा, ठीक है, गुड, चलिए ठीक है। मैं तो ज्यादा नहीं, लेकिन CI/CD पाइपलाइन ये सब जो होता है उसके बारे में देखा हुआ है। काम तो अच्छा, अपने CI/CD पाइपलाइन ये सब बनाने का मौका नहीं मिला, बना हुआ चीज ये सब देखे हैं। तो इन्वायरमेंट है मेरे यहाँ जो प्रोजेक्ट में यूज होता है, तो उससे अवेयर है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, गुड, चलिए अच्छी बात है। तो अभी जो है सो अगर आपके पास अगर मान लिया जाए एक्सपोजर नहीं है, तो वही है कि हमें ये जानना था कि जो भी आप लोग हैं इनमें से कितने लोग एज्योर के एनवायरनमेंट से फेमिलियर हैं, कितने लोग नहीं हैं। ओके, सो चलिए कुछ लोग हैं, बेटर है। सो हम क्या करेंगे कि हम इसे फ्रेश रखेंगे, फ्रेश स्टार्ट रखेंगे, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे कि किसी को इश्यू नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर है एज्योर का, अच्छा है, नहीं है कोई इश्यू नहीं। अब देखिए, साथ ही साथ थर्ड पॉइंट कहता क्या है कि एबल टू प्रोग्राम इन एनी एज्योर सपोर्टेड लैंग्वेज। तो एज्योर बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ओके, सो हम देखेंगे कौन कौन सा लैंग्वेज, बट इसका अपना जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का वो C# है। तो C# सभी लोग काम करते हैं। आप लोग एंगुलर डेवलपर भी हैं, तो एंगुलर में आप फ्रंट एंड बनाते होंगे या APIs आप बनाते होंगे तो वो C# में बनाते होंगे। ओके, सो ये भी आपके लिए लैंग्वेज में आप जानते हैं, बेटर है। ओके, इसके बाद प्रोफिशिएंट यूजिंग एज्योर CLI, एज्योर पावर शेल एंड अदर टूल्स। ओके, सो ये एग्जाम का प्रीरिक्विजिट्स है। अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एज्योर CLI, पावर शेल और अदर टूल्स क्या होते हैं। ओके, तो ये सारा चीज जो है इसमें जानना होगा एग्जाम देने से पहले। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जैसा कि आपको चंदन सर ने बताया कि सोर्स कोड जो है, कुछ भी जो होगा मटेरियल होगा वो आपको
पहले तो गूगल ड्राइव पे दिया था, अब ये आपको चैनल पे मिलेगा, ठीक है, वेबसाइट पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब यहां से स्टडी करना शुरू करते हैं हम लोग कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम अपने आप को रखते हैं डेवलपर में, ठीक है। तो डेवलपर का काम क्या होता है, आपको दो तरह की प्रोफाइल मिलती है। एक, या तो आप कोड डेवलपमेंट करते हैं, और नहीं तो दूसरा है आप मेंटेनेंस करते हैं। ओके, अगर इसमें हम बात करें तो या तो आप डेवलपमेंट करेंगे या तो आप मेंटेनेंस करेंगे। ओके, तो मेंटेनेंस में भी क्या होता है कि आपके पास बना बनाया एप्लीकेशन होता है, लेकिन उसमें कभी चेंजेज आते हैं तो आप डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, सारा एजयोर रिसोर्स एडेड है, तब आपको ट्रबल शूटिंग करनी है और आप इजी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्योर डेवलप करना है तो आपको ये जानना होगा कि हम कोई भी चीज जब इम्प्लीमेंट करेंगे या ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे। ओके, ये आपको जानना होगा। ओके, अब देखिए कि इसमें हम डेवलपमेंट या मेंटेनेंस में हम क्या क्या चीजें करते हैं। पहला, हम कोडिंग, कोडिंग जिसमें कि हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ये करते हैं। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो अभी देखिए, एक जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि अभी आपके एप्लीकेशन में ऑथोराइज करने के लिए, यूजर को ऑथोराइज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं यूजर का टेबल। ओके, एक यूजर का टेबल बनाएंगे, उसमें रोल डिफाइन करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद लिखते हैं क्या कि अगर कोई नया यूजर आता है तो आप उसमें यूजर ऐड करते हैं, उसको रोल डालते हैं कि उसको एडमिन होना है, यूजर होना है, अप्रूवर होना है, क्या होना है। और आप जब एप्लीकेशन को लोड करते हैं उस समय ये उठाते हैं कि मिस्टर ए अगर लॉगिन कर रहा है तो मिस्टर ए का कौन सा रोल है, और उसको क्या कर सकते हैं कि उसको एक्सेस, इस पे पहले तो अथोराइज करते हैं कि कौन कौन सा मतलब उसको उस एप्लीकेशन पे एक्सेस है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको बाहर कर देते हैं, और अगर अथोराइज हो जाता है तो फिर देखते हैं कि उसका कौन कौन सा रोल है, ठीक है। इसी तरह से करते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है। बट एज्योर जो है कहता है ये काम आप मुझ पे छोड़ दो, ये काम आप मत करो एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन को और ज्यादा आप टेडियस मत बनाओ, लेंदी मत बनाओ, ये आप मुझ पे छोड़ दो। तो कैसे करते हैं इसको, ये हम देखेंगे कि हम एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट या एज्योर का यूज करते हुए एप्लीकेशन ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है सिक्योरिटी। एक ओके, मिनट, एक मिनट हाँ, सर, सब लोग पता है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी एल्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? नीतीश। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन चेक करते हैं वैलिड यूजर है कि नहीं, हम्म। और ऑथराइजेशन मतलब राइट्स चेक करते हैं इसको लॉगिन के बाद कि इसको कौन कौन से फॉर्म का राइट्स है। हाँ, ऑथेंटिकेशन मतलब कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं, लॉगिन करके है कि नहीं। जैसे देखिए, जो भी एप्लीकेशंस में होता है, हम यूजर पर बिलीव नहीं करते कि यूजर अपने तरीके से सही ही काम करेगा। यूजर किसी भी लिंक पर क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकता है। यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स इन योर एप्लीकेशन कि यूजर गलती ना करे, ठीक है। तो आप ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन आप करते हैं। जैसे साउथ सब टेक के साइट पर आप जाते हैं, कोई कोर्स बिना लॉगिन किए करने परचेज करने की कोशिश करिए, तुरंत आपको लॉगिन पे भेजेगा, मतलब कि आप लॉगिन नहीं करके आए हैं तब, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मतलब कि आप लॉगिन कर गए, लॉगिन करने के बाद आपको अब किस किस पेज पर एक्सेस है, डेट इज ऑथराइजेशन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जाते हैं, हर कंपनी में एक अपना ईआरपी होता है, ठीक है, जिस पर सारे इम्प्लॉय का, सारे डिपार्टमेंट का अपना अपना एक्सेस होता है, जहां पर आपको अपना वर्क मिलता है, अपना सब लीव्स वगैरह चेक करते हैं, लीव अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी ईआरपी पर अकाउंट डिपार्टमेंट का भी एक्सेस होता है, एडमिन का भी एक्सेस होता है, अपना अपना वर्क करते रहते हैं। सपोज करिए कि आप ही किसी दिन अकाउंट डिपार्टमेंट में गए हैं, ठीक है, और आपने देखा कि अकाउंटेंट एक सैलरी बना रहा है, ठीक है, और आपने उसका यूआरएल पढ़ लिया, एज ए डेवलपर आपने पढ़ के और आकर अपने सिस्टम पर उस यूआरएल को टाइप किया आपने,
टाइप करते ही क्या कर दिया उसने कि आपको देखा कि आप लॉगिन नहीं किए हैं, तुरंत आपको लॉगिन के पेज पर भेजेगा। तो लॉगिन जैसे ही करते हैं, आपने आपके पास उस ईआरपी का एक्सेस है, ईमेल ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने डाल दिया, तो क्या ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको उस पेज को दिखा देगा आपको या नहीं, जिस पेज का यूआरएल आपने डाला था? नहीं, राइट्स होगा तो दिखा देगा, राइट्स हाँ, नहीं है। मतलब कि नहीं, आपने तो एम्प्लॉय वाला डाला है, आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो मतलब आप ऑथेंटिकेटेड हैं, लेकिन आपको उस पेज का राइट्स नहीं है जिस पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर दिखा दे यू हैव नॉट राइट टू एक्सेस दिस पेज। ठीक है। तो मतलब ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं आप एंट्री करेंगे। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो उसी कंपनी का आईडी कार्ड आप टच कराते हैं या दिखाते हैं, जैसे इंफोसिस में है तो एचसीएल का आईडी कार्ड से नहीं जा सकते हैं। एसीएल का आईडी कार्ड दिखाएंगे तो मतलब उसी कंपनी का ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं। अब वहां चले गए तो आप अपने ही सिस्टम पर काम करेंगे जिसके लिए अथराइज हैं, अपने ही ओडीसी में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अथराइजेशन अलग चीज हो गया। तो ये जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, वो आपको नहीं करना है, एज्योर बोल रहा है कि हम करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेगा ये सब चीज आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। आगे कंटिन्यू करिए सर। सब लोग ठीक समझ में है। आ गया? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, गुड। यस। ठीक है। ओके। सो अभी आपने ये समझा कि क्या होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ओके। सो यहाँ पर जो है आ, हम लोग जो कोडिंग करते हैं, या पहले जो कोडिंग होती थी जो हम शुरुआत में करते थे कॉलेज में, तो क्या करते थे कि जनरली लॉगिन पेज पे ही यूजर को चेक कर लिया कि हाँ यूजर वैलिड है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है पेजेस जो है उसके मेन्यू में या जहां पर भी लगाना है लोड कर दिया। ओके, फर्स्ट टाइम में ही मास्टर पेज पे। ठीक। लेकिन जैसे कि यूआरएल से भी इशू होता है, इसीलिए हर एक पेज पे हम अथोराइजेशन चेक करते हैं। ओके, कि उस पेज के लिए अथोराइज है कि नहीं। चलिए, अब देखते हैं कि इसके आगे अब बात करते हैं सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी कैसे ये करता है। तो अब देखिए कि हम जब ओपन नेटवर्क पे आते हैं, दैट मीन्स कि इंटरनेट पे आते हैं, तो बहुत सारे सिक्योरिटी के फ्लॉज हो सकते हैं। ओके। तो कैसे उसको मैनेज करना है, सिक्योरिटी किस तरह से हम मैनेज करें, केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर ही हमारे रिसोर्सेज को यूज करे, ऐसा ना हो कि कोई जो है जो अनऑथेंटिकेटेड है वो किसी तरह से हमारे सिक्योरिटी को ब्रीच करे। ओके। तो ये सभी चीजों में भी क्या कर सकते हैं कि एक तरह से एज्योर जो है आपका हेल्प करता है। ठीक है। और दूसरी चीज है कि एक आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा कि कुछ कुछ कंट्रीज का जो डेटा है वो केवल, जैसे कि ये कोई कंट्री है तो ये उसका जो डेटा है केवल इसी के रीजन में एक्सेस होगा। अगर मान लिया जाए कि हम जैसे कि चाइना का हम लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। चाइना का जो क्लाउड है वो अलग है। ठीक। उस क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट ही प्रोवाइड कर रहा है, बट चाइना का कोई भी डेटा बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है, ये एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। तो ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके। सो इस तरह का सिक्योरिटी भी मेंटेन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैकएंड। बैकएंड में आपके पास क्या होता है कि आप सीक्वेल सर्वर यूज करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डेटाबेस जो यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट तो जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ ओपन सोर्स डेटाबेस है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, इस चीज को भी हम स्टडी करेंगे। इतना करने के बाद अब आता है हमारे पास लॉगिंग। ओके। ये सबसे बड़ा इशू होता है हमारे लिए कि हम वेब ब्राउजर पे लॉग्स कैसे मेंटेन करें। तो इसका जो ट्रेडिशनल तरीका होता था क्या कि हम जो भी एरर आती थी उसको डेटाबेस में एक टेबल में राइट कर देते थे। ठीक है। लेकिन ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है। आप लॉगिन करने के लिए डेटाबेस में एक टेबल बना करके उस पर सब राइट कर रहे हैं, तो उसे तो आप डेटाबेस का ये बढ़ा रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं। तो ये लॉगिन करने के लिए ये अलग से सर्विसेज देता है जिसमें कि आप चाहे तो सारा तरह का एरर, सक्सेस, फेल्योर सब कुछ लॉग कर सकते हैं।
और उसको मॉनिटर करने के लिए आप इजी वे में जा करके उसके पोर्टल पे देख सकते हैं, पूरा आप उसका देख सकते हैं कि क्या कौन सी एपीआई कब फेल हुई है, ठीक है, पूरा डेटा रखता है। और वो डेटा आपको अपने डेटाबेस में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा मॉनिटरिंग, आप अगर अपना एप्लीकेशन वेब सर्वर पे होस्ट करते हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए आप चौबीसों घंटे नहीं बैठ सकते। ओके, कि कब हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्म ये यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है, ओके, कब कौन सा इश्यू आ रहा है, आप नहीं देख सकते। और ऐसे भी एप्लीकेशन होस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद में यूजर यूज करता है तो यूजर जो है बाद में जा करके एक सपोर्ट सिस्टम में टिकट रेज करता है कि मैं ये काम कर रहा था जो काम नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप जब चेक करते हैं, बोले ये तो काम हो रहा है, ये काम ये कैसे कह रहा है, तो आप एप्लीकेशन देते हैं कि एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन कह के वो टिकट आप क्लोज कर देते हैं। वो बंदा फिर बैठता है उस टाइम पे देखता क्या है कि फिर से नहीं चल रहा है, फिर से वो टिकट रेज करता है, एस्केलेशन चलता है। सो अब उसने बोला, अब जिस टाइम पे बोला उस टाइम पे आप लॉग निकाल सकते हैं, पूरा मॉनिटरिंग में देख सकते हैं, लॉग पूरा निकाल सकते हैं कि एपीआई कोई फेल हुई या क्या एरर लॉग हुआ, तो आप उसको इजी वे में समझ सकते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग के थ्रू आप पूरा मॉनिटर इसका रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन का आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 60-70% जा रहा है, आपको अलर्ट चला जाए, आपको ईमेल चला जाए, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी हम लोग जितना हो सकता है 204 में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो 204 में मॉनिटरिंग इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये सर्वर से रिलेटेड है। डेवलपमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी है, तो हम ये इतनी चीजें, लॉगिंग भी मान लीजिए, इतना इतना जो है जरूरी है, ठीक है, एज ए डेवलपर के लिए। ओके, इस स्लाइड से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ये सर लॉगिंग क्या एज्योर का अपना इन्वायरमेंट है या फिर जैसे कहीं दूसरे जगह दूसरे सर्वर पे लॉगिंग कराते हैं तो यूआरएल वगैरह कुछ प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि उस केस में जो भी मैसेज वगैरह भेजना चाहें तो वहां जाके लॉग हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए, एज्योर जो है कोई भी चीज जो प्रोवाइड करता है एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, अभी हम जस्ट इसके आगे चल के इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखेंगे। ये तो सिस्टम डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन बाद में आते हैं, पहले ये, ठीक है। तो अब देखिए कि एज्योर जो है कोई भी चीज प्रोवाइड करता है वो एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपके पास जब वो एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप इजी वे में जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका अपना एक यूआरएल होता है। ये बड़ा कैसे हो गया, एक मिनट, अच्छा पता नहीं, छोड़िए। तो अभी जो है ये एज्योर सर्विस, ये पूरा का पूरा एक यूआरएल होता है, इसका अपना सब कुछ, जैसे कि एक एपीआई कहते हैं, एपीआई, इसमें एक एपीआई होता है और एपीआई में आप जो भी चाहिए वो आप डाल देते हैं, वो उसका रिजल्ट बना करके आपको दे देता है। ओके, तो इसमें एक सर्विस है, इसकी ऐप इनसाइट। ओके, ये ऐप इनसाइट वो सर्विस है जो कि आप अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे और मुश्किल से 4 से 5 लाइन का कोड आपको लिखना होता है। और वो 4-5 लाइन का कोड जो है आपके एप्लीकेशन का जो भी एरर आप लॉग करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन आप लॉग करना चाहते हैं, कोई भी चीज लॉग करना चाहते हैं, वो आप लॉग कर सकते हैं। ओके, और फिर इसके बाद इसका इंडिविजुअल आपका जैसे कि वेब ब्राउजर पे खुल जाएगा, डेटाबेस टाइप का एकदम खुल जाएगा कि आप उसमें डेट रेंज सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में एरर टाइप आप सेलेक्ट कीजिए, वो सारा सर्च करके आपको लॉग दिखा देगा। अगर एपीआई सक्सेस का हम देख रहे हैं तो वो दिखा देगा कि हाँ ये एपीआई हिट हुई है, इतने टाइम पे हिट हुई है, इतने ड्यूरेशन में हिट हुई है और इसका
रिस्पॉन्स कोड क्या था, ये सब कुछ मिल जाता है हमको ऐप इनसाइट में। ओके, क्वेश्चन का आंसर दे पाए हम? यस सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड से पहले मैंने एक और स्लाइड आप लोग के लिए बनाई है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हम्म, देखिए, ये एक सिस्टम डिजाइन है, ये एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का सिस्टम डिजाइन है। ओके, सो होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट शुरू करते हैं, ओके, उसके पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। रिक्वायरमेंट डिस्कस होता है, डिजाइन होता है। तो जो डिजाइन फेज होता है उसमें ये दो तरह के डिजाइन होते हैं। एक होता है हाई लेवल डिजाइन, दूसरा होता है लो लेवल डिजाइन। ओके, सो हाई लेवल डिजाइन में आप लोगों में से किसी ने हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन पे कभी काम किया है या इसके बारे में सुना है? यस सर। यस। ओके, सो हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है? लो लेवल कोई मतलब बताइए। पूरा फ्लो बनाना पड़ेगा कोड, मतलब कैसे हम लोग करेंगे, क्या मेथड यूज होगा। ये हाई लेवल में कि लो हाई लेवल ले में? हाँ, लो लेवल में। अच्छा। हाई लेवल में मतलब रिक्वायरमेंट हाई लेवल मतलब कि कस्टमर लॉग इन किए, फिर ये परचेस किया, मतलब ये हाई लेवल हो गया। हम्म कि कोडिंग रिलेटेड उसके हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, गुड। सो हाई सर लेवल सबसे बेसिकली पहले। हाँ। ओवरव्यू हो गया, वो हाई हम्म लेवल हो गया। और हम्म डिटेल्ड अगर बता रहे हैं किसी चीज का तो वो लो लेवल डिजाइन है। गुड। सो हाई लेवल डिजाइन, जो हाई लेवल सॉल्यूशन डिजाइन होता है, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं, ओके, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आपका शुरुआत में ये डिस्कस करते हैं कि जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। ओके, क्योंकि एज ए डेवलपर जो भी आर्किटेक्ट कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे ये चीज यूज कर लो, ये चीज यूज कर लो, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अदर अदर वे में मत लीजिएगा। डेवलपर जो है एक तरह से हो गया मजदूर, ठीक है। और जो सिस्टम आर्किटेक्ट जो हो गया वो हो गया मिस्त्री। ओके, जो कि घर बनाता है, ठीक, और जो कि आर्किटेक्चर बना देता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, बस उसमें जा करके ईट सीमेंट लगाते रहते हैं। ओके, तो वो एक डेवलपर होता है। तो जो, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर उसने जो बताया हमने कर दिया, अब घर कमजोर बना, टूट गया, तो मैनेजमेंट किसको पकड़ेगा? आर्किटेक्ट को पकड़ेगा, ना कि डेवलपर को पकड़ेगा कि तुमने सही कोडिंग नहीं की। ठीक है, हमने तो कोडिंग सही की, आपका सिक्योरिटी पैरामीटर्स भी सही है, तो आखिर ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि आपने आर्किटेक्चर सही नहीं बनाया। इसीलिए कभी ये, हम लोग जो सोचते हैं ना कि ये जो ऊपर बैठ करके ये लोग केवल मीटिंग मीटिंग करते रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये उनके ऊपर बहुत सारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, वो केवल मीटिंग नहीं करते। अब देखिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक हाई लेवल आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो इसमें इस एक एप्लीकेशन था जिसपे कि मैंने काम किया था। मैंने सोचा कि इसको आपको प्रेजेंट करके बताऊं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये एक यूके का इंश्योरेंस की कंपनी थी। ओके, सो उन लोगों का क्या था कि वो लोग जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो होते थे वो उसका जाकर के रिसर्च करते थे और उसका इंश्योरेंस करते थे। ओके, जैसे कि हम लोग अपना कुछ भी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं कि ठीक है इसमें अब जो टूट फूट होगा और इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, एक अमाउंट दे दिया। उसी तरह से वहां पे यूके में ऐसा होता है एक। तो अब क्या है, उन लोगों का जो फ्रंट एंड था वो फ्रंट एंड टैब से वो जा करके मॉनिटरिंग करने वाले थे। तो यहाँ पे टैब का फोटो बना दिया, यूजर आया टैब पे आया। फिर इसके बाद ये सभी जो यूटिलिटीज है आप देख सकते हैं कि पावर बीआई कहा कि चलो भाई रिपोर्टिंग के लिए हम पावर बीआई यूज करेंगे। ओके, बाकी इनका अपना कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर था जिसका कि इन लोगों ने लगाया। और इन्होंने
यहाँ पर फ्रंट एंड के लिए एप्लीकेशन में पावर ऐप का इन्होंने फ्रंट एंड बनाया कि हम पावर ऐप में एप्लीकेशन को बनाएंगे। ओके, और पावर बीआई में जो है रिपोर्टिंग करेंगे। ओके, और बाकी इनके कुछ इंटरनल एप्लीकेशंस का लिंक है। फाइनली हमारे पास बैकएंड में ये आया पूरा पोर्शन। ठीक है, ये पूरा पोर्शन आया जिसमें कि आप देखिए अब कहाँ कहाँ से क्या क्या शुरू हो रहा है। ठीक, नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा लेकिन यहां से मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पर जो है सबसे ऊपर एप्लीकेशन गेटवे बनाते हैं। ओके, एप्लीकेशन गेटवे, फिर बोला ऑथेंटिकेट करने के लिए एज्योर एडी लगाएंगे। ठीक, उसके बाद इन लोगों ने एपीआईएम इंट्रोड्यूस किया। ओके, और यहाँ पर अगर हम आके बात करें तो ये सारी माइक्रो सर्विसेज इन लोगों ने बनाई। ये एप्लीकेशन लेयर होगा, बिजनेस लेयर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होगा। ठीक, तो ये एक माइक्रो सर्विस, ये दूसरी माइक्रो सर्विस, ये तीसरी माइक्रो सर्विस, तो ये सारी माइक्रो सर्विसेज बनाई। और इन्होंने क्या क्या यूज किया, इन्होंने कुबरनेटिव सर्विसेज का यूज किया, एज्योर की वॉल्ट का यूज किया, एज्योर मॉनिटर का यूज किया, एप्लीकेशन इनसाइट का यूज किया। और फिर डेटाबेस में पोस्टग्रेस सीक्वल एक होता है, जैसे कि सीक्वल सर्वर होता है उसी तरह से एज्योर पोस्टग्रेस सीक्वल भी एक होता है। ओके, ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टग्रेस सीक्वल कैसे यूज होता है और क्या होता है। ओके, फिर इसके बाद डॉकर, डॉकर में सारा एक कंटेनराइज एप्लीकेशन बनेगा। तो डॉकर क्या होता है ये भी 204 में नहीं है, लेकिन डॉकर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिर इसमें ब्लॉब स्टोरेज यूज करना है। ठीक, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो विजुअल स्टूडियो, और जैसे कि रिपोजिटरी में आपने सुना होगा गिट। ओके, बिट बकेट का नाम आप लोगों ने सुना है, यस किसी ने सर। बिट बकेट? हाँ, तो बिट बकेट में रिपोजिटरी थी, फिर उसके बाद एज्योर में CI/CD पाइपलाइन बननी है, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री यूज करनी है, एज्योर पाइपलाइंस यहाँ पे देख रहे हैं, एज्योर बैकअप बनाना है। इस तरह से ये पूरा इन लोगों ने ये सिस्टम डिजाइन में क्या क्या यूज करेंगे ये पूरा एक फ्लो बनाया। ओके, अब ये फ्लो बनाने के बाद जब हम लो लेवल में जाएंगे तो हम केवल अभी ये जो है ना माइक्रो सर्विस, अब सपोज कीजिए माइक्रो सर्विस जो है यूजर मैनेजमेंट का है। ओके, तो केवल यूजर मैनेजमेंट में कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन कौन से मतलब उसमें जो डीटीओस डिक्लेयर करते हैं, डीटीओ डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। ओके, अगर मैं कोई टर्मिनोलॉजी यूज करूं, अगर आपको नहीं अगर समझ में आए आप तुरंत आप क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसमें हाथ उठाइएगा तो मैं शायद ना देख पाऊंगा। ठीक है, इसीलिए तो जो एपीआई में हम इनपुट भेजते हैं, ठीक है, और जो आउटपुट आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट जो आता है उसको डीटीओस बनाते हैं, उसके लिए डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, कौन कौन से मेथड होंगे, मेथड का क्या नाम होगा, ये सारी चीजें हम लो लेवल डिजाइन में लिखते हैं। मतलब कोड छोड़ करके बाकी सब कुछ लिख देते हैं लो लेवल डिजाइन में, और हाई लेवल डिजाइन आपके सामने है। ओके, क्लियर? इसमें से कुछ पूछना, इसमें से ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं अभी नाम सुने होंगे, तो आगे चल के ज्यादा क्लियर होगा कि कौन क्या करता है। तो फिलहाल हम इसको समझ ले कि ये एक सिस्टम डिजाइन कैसा होता है, जो कि सिस्टम आर्किटेक्ट सबसे पहले रिक्वायरमेंट के बाद समझता है और वो देता है कि हाँ ये सिस्टम ऐसे काम करेगा। ओके, गुड इवनिंग सर। ओके गुड मेरा इवनिंग। क्वेश्चन था कि ये जो रिपोजिटरी होती हैं ये वैसे तो मतलब जैसे हमने देखा है कोड में तो क्लासेस वगैरह यूज करते हैं, जैसे इंटरफेसेस वगैरह हैं, तो इसमें रिपोजिटरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ये रिपोजिटरी आपका कोड रखने के लिए होता है, कोड बेस। ओके ओके। जैसे गिटहब है ना, गिट में आप रखते हैं। हाँ जी। पहले पहले कभी हम लोग यूज करते SVN यूज करते थे। ओके, यस SVN, फिर उसके बाद TFS भी यूज होता था, टीम फाउंडेशन सर्वर। यस सर फिर उसके माइक्रो। बाद हाँ फिर गिट आया, अब बिट बकेट भी आता है। ओके, ओके तो ये रिपोजिटरी आपका हो गया। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक्स। चलिए
अब इसके आगे बढ़ते हैं। विनोद सर, एक क्वेश्चन हाँ है मेरा। हाँ हाँ पूछिए। सपोज भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये जो प्रोजेक्ट का हाई लेवल डिजाइन करेगा, उसमें हम्म ये सारा डिजाइन कर लिया, उस टाइम क्लाइंट का कंसर्न रहेगा। सपोज दैट हम्म एज्योर का डिफरेंट डिफरेंट मैं सर्विस यूज कर रहा हूँ, उसका हम्म हाई लेवल में उसका कॉस्टिंग कितना मेरा आएगा, वो कैसे उसका डिसाइडेड कर पाएंगे? हम्म कॉस्टिंग कॉस्टिंग के लिए आपके पास सिंपल एक ऐसे तो इसका बहुत ही एक ये है, मैं बताता हूँ इसको जरा बंद कर। हाँ, ये आप ब्राउजर ओपन करेंगे, ठीक है, लिखेंगे एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर। ओके, ये रहा आपका प्राइसिंग कैलकुलेटर। ठीक है, इसमें आप जाइए, जाकर के बोलिए कि मुझे क्या क्या चाहिए। हमको ऐप सर्विस चाहिए। ऐप सर्विस आपने चूज कर लिया, ऐड हो गया ये। आपको कॉस्मोस डीबी एज्योर सीक्वल डेटाबेस चाहिए। अभी चलिए दो ही लेते हैं हम, ऐप सर्विस और सीक्वल डेटाबेस। और अब इसके बाद नीचे जाते हैं, ऐप सर्विस। अब इसमें है कि थोड़ा बहुत आपको वो क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर का नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। अगर हार्डवेयर नेटवर्क का नॉलेज नहीं है तब आप जो है सही एस्टिमेशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ऐप सर्विस में अभी आप इसको अगर बेसिक टायर है, एक मिनट, ऑपरेटिंग से, हाँ यहाँ से, हाँ ऐप सर्विस, ये सब पे प्राइस डिपेंड करता है। आप किस रीजन में सर्विस बना रहे हैं, किस रीजन में ऐप सर्विस ले रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले रहे हैं, ये विंडोज लिनक्स दोनों प्रोवाइड करता है, और आपका टायर क्या है, इतने सारे हैं। ठीक, तो हर एक का अलग अलग मीनिंग है। तो जो आप इसके बारे में फंडामेंटल कोर्स में आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है सारा कुछ, कि फ्री, शेयर्ड, बेसिक, स्टैंडर्ड सबकी कितनी कितनी प्राइसिंग होती है। फ्री आप चूज करेंगे, जीरो कॉस्ट, ओके, बट ये आप प्रोडक्शन पे नहीं यूज कर सकते। फिर शेयर्ड आप यूज करेंगे तो आपका इसमें दो तरह कॉस्ट होता है, अपफ्रंट कॉस्ट, मंथली कॉस्ट। तो आपका अप्रोक्स $9.49 आ रहा है। आप इसको रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इंस्टांस आप यहाँ देख सकते हैं, 1 GB रैम और 1 GB स्टोरेज का दिया है। इसमें तो आजकल हमारा कोई काम ही नहीं होगा। ओके, तो आपको जो है ऊपर बेसिक स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड में देखिए आपका 50 GB 1.75 वन कोर्स का आ गया। तो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको यहाँ फीड करनी पड़ेगी। और ये पूरा का पूरा डेटाबेस भी जो है, आपको कितना डेटाबेस कितने कोर का चाहिए, तो कोर, डिजास्टर रिकवरी प्लान, ये सभी के बारे में जब आप जानेंगे तब जा करके फाइनल यहाँ से सीक्वल लाइसेंस के साथ ये आपको पूरा कॉस्ट बता देगा। ये टोटल आपका पूरा कॉस्ट 445.97 मंथली कॉस्ट इसका है। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे रुपीज में भी कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, तो आपको इतना पैसा देना है पर मंथ। तो ये डिपेंड करता है आपके पूरे स्ट्रक्चर पे। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें कुछ है। हो गया, क्वेश्चन का आंसर सही दिया मैंने। ये सर डिपेंड अपॉन द मतलब रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशन लेना है, डिपेंड हम्म अपॉन द प्राइस उसमें वेरिएंट करेगा। हाँ, जैसे कि अब आप मान लिया आपको स्टैटिक एप्लीकेशन चलानी है, तो स्टैटिक एप्लीकेशन के लिए आपको ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन का जरूरत नहीं है ना, आपको डेटाबेस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर आपको ज्यादा हैवी काम करना है, ज्यादा डेटाबेस हैंडल करना है, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, ओके। तो ये प्राइसिंग कैलकुलेटर है। इसके बाद एनी अदर क्वेश्चन इस स्लाइड से? सर इसमें जैसे वेब होस्टिंग करते थे पहले गोडैडी वगैरह पे, तो इसमें वो भी हो जाती है? हाँ, इसमें सारी चीजें होती हैं। दैट मीन्स एक तरह से जो कहे ना कि पहले क्या होता था कि हम
कोड लिख लिए और फिर इसके बाद में किसी होस्टिंग प्रोवाइडर सर्विस कंपनी को जाकर के हमने संपर्क किया, बोला कि हमको ये होस्ट करना है, तो उसने जो है स्पेस प्रोवाइड किया, हमने वहां होस्ट कर दिया। डोमेन नेम हमें परचेज करना पड़ता है और आज भी परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन नेम आप परचेज करके उसकी मैपिंग कर दीजिए, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। अब यही है कि ये कंप्लीटली मैनेज्ड है और सब कुछ आपके अपने हाथ में है एज्योर में, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वहां पे क्या है कि उसने बस एफटीपी लोकेशन दे दी और आपने क्या किया कि वहां पे कोड को पुश कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया आपने, यस ठीक है। तो ये है। अब सर देखिए, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ हाँ कि पूछिए। जैसे अभी 38,000 वो कॉस्ट दिख रही थी, हम्म बट जितना मैंने परचेज किया था वो मैंने यूटिलाइज नहीं किया, तो पूरा हम्म। कॉस्ट देना पड़ेगा, पे अब एज इस यू नहीं हाँ, आएगा? अब देखिए, इसमें जो है, अभी हम आगे चल के जब वो बनाएंगे ना अपना अकाउंट, तो उसमें देखेंगे कि इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। दैट मीन्स आप अगर चाहते हैं कि हम फिक्स ले लें, ठीक है, हमने मान लिया जाए एक कंप्यूटर लेना है, एक सीपीयू लेना है, एक सीपीयू ले लिया हमने, एक वर्चुअल मशीन लेना है, ले लिया, तो उसका जितना कॉस्ट होगा वो पूरा कॉस्ट आपको देना होगा, ठीक। लेकिन इसका एक दूसरा मॉडल भी है, वो है कंजम्पशन बेस्ड प्लान, ठीक है। मतलब आपने लिया, आपने जितना यूज किया आप उतना ही पैसा दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए, ठीक है। ऐसा भी इसके पास प्लान है। तो तो उसमें सर जैसे मैंने परचेज कर लिया मैंने, तो पेमेंट तो मुझे स्टार्टिंग में ही करनी है ना, उसके बाद अगर मैंने यूज नहीं किया तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं आपको इसके लिए अभी मैं आपको बताता हूं, सबका अपना अलग अलग है। अगर मैं ये आपको एज्योर का पोर्टल दिखा रहा हूं, ठीक है। उसमें पे एज गो मॉडल में जाना होता है, जो जो हाँ, सर्विस आप चूज करते हैं हम्म उसमें हम्म मंथली में उसी हिसाब से उसका बिलिंग साइकिल बनता है, जो जो आप हम्म। कंज्यूम कर रहे हो उसका हाँ उसी बिल्कुल हिसाब सही, से। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब देखिए, होता क्या है कि अभी जब मैं इस पोर्टल पे आप लोग का लॉगिन बनवाऊंगा, तो उसमें 1 मंथ का फ्री होगा। 1 मंथ के बाद में ये फ्री नहीं होता है, ठीक है। आपको अपना सब्सक्रिप्शन चेंज करना पड़ेगा, या नहीं तो आप अगर फ्री यूज करना चाहते हैं तो आपको उतनी ईमेल आईडी और उतने क्रेडिट कार्ड लेने पड़ेंगे, ठीक है। हर मंथ अपना नया नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड का यूज करता है ये, 2 रुपया काटता है, फिर 2 रुपया रिटर्न कर देता है, इसलिए उसे घबराने की बात नहीं है कि हमारे से ये पैसा पूरा काट लेगा, ओके। सर पहले 1 ईयर का होता था क्या? पहले होता था शुरुआत में। शुरुआत में तो आपको पता ही है, कोई भी चीज जब मार्केट में आता है तो फ्री में बांटते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, तो तो इसमें ये इसके अंदर वन थिंग सर, सर हम्म, इसमें क्रेडिट कार्ड ही देना होगा, डेबिट कार्ड नहीं चलेगा? डेबिट कार्ड मैंने ट्राई नहीं किया है। डेबिट कार्ड से नहीं होता है। डेबिट कार्ड मैंने ट्राई नहीं किया, क्रेडिट कार्ड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। एक किसी ने मुझे बताया था कहीं पे कि एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी कुछ बनता है, मतलब साइट पे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मतलब बना सकते हैं आप, उसमें कुछ पैसे डाल सकते हैं, 2 4 5 10 रुपया, और यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं श्योर नहीं, ठीक एक है। बार आप लोग डेबिट कार्ड भी ट्राई करिएगा, AWS अब डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करने लगा है, ठीक है। तो मे बी एज्योर भी करने लगे, ठीक है, मैंने सर ट्राई जब करिएगा। ट्राई मारा था डेबिट कार्ड के थ्रू, मेरा हम्म क्रेडिट कार्ड मैंने बंद कर दिया था। हम्म। उसके बाद डेबिट कार्ड से ट्राई मारा था, उसमें नहीं हुआ था। नहीं भाई, ठीक। सर मैंने किया अब था अब वो डेबिट हो कार्ड रहा से। होगा तो पता ही नहीं। मैंने डेबिट दो कार्ड से तीन महीना हुआ था, पहले किया किसी का था। हुआ था कि नहीं डेबिट कार्ड से? हाँ मैंने ट्राई किया था डेबिट कार्ड से, मेरा हुआ था, बट मेल आईडी आपका डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, डेबिट कार्ड लेने लगा है, क्योंकि AWS हाँ तो मैंने ट्राई किया, AWS लेता है अब, ठीक है। तो एज्योर भी ले रहा होगा। अगर देखिए प्रेम हाँ ने किया है तो होता है, ले लेगा आपका डेबिट कार्ड भी। आपने कुछ गलती किया होगा वासुदेव, इसलिए आपका नहीं होगा, प्रेम का तो हो गया था, ठीक हाँ है। मैंने सर मेल आईडी से पहले डिफरेंट। 2 4 महीना पहले मैंने बोल रहा हूँ किया हाँ था। हाँ, तभी इसका हो ये गया है। ईमेल आईडी रिप्रिंट करके डेबिट कार्ड से कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ हाँ। पॉलिसी अपडेट करता रहता है कुछ कुछ, हम्म ठीक है। हम्म अब देखिए, इसमें ये सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो मैंने अपना एक्टिवेट कर रखा है,
तो इसमें ऐसा घबराने की बात नहीं है कि हम रिसोर्सेज बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा आपका बिल आ जाएगा, 10,000 20,000, ठीक है। इसका टेक्निक मैं बताऊंगा, ठीक। और अगर आप मेरा बिलिंग देखेंगे, ठीक है, तो इनवॉइसेस, ठीक, तो ये पिछले कुछ महीनों की बिलिंग है, ठीक है। 465, 1.25, 33.27, 619, 0.90 इस मंथ की मेरी बिलिंग है, ठीक है। तो रिसोर्सेज बनाते हैं, बनाने के बाद काम कर लिया, फिर उस रिसोर्स को डिलीट कर दीजिए, रखिए मत। अगर रखते हैं तो उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। और जितना भी कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें हैं वो जो उसका फ्री का जो प्रोवाइड कर रहा है हम उसी में उसको करें, ठीक है। तो बहुत सारा जो रिसोर्सेज है उसका फ्री प्लान भी है जिसमें कि हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपकी कंपनी में ये अवेलेबल है, जैसे कि MSDN सब्सक्रिप्शन किसी का होता है तो उसको हमेशा वो अवेलेबल रहता है। अगर आप रिसोर्स बना सकते हैं तो आप उसी को यूज कीजिए, रिसोर्स बनाइए, वहीं पे प्रैक्टिकल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं तो कोई ज्यादा कॉस्ट ये यहाँ नहीं लगने वाला, ठीक है। बाकी सब्सक्रिप्शन प्लान हम लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग कितनी सर्विसेज पढ़ने जा रहे हैं 204 के अंदर, या जो जिसमें मैंने प्लस लगा रखा वो एडिशनल है, ठीक है। मतलब वो सर्विसेज जो है हम 204 में नहीं है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा कि कैसे वो यूज होता है, ओके। अब देखिए वेब ऐप जो आपका एप्लीकेशन होस्टिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंटेनर ऐप जब हम डॉकर का यूज करेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कंटेनर ऐप जॉब्स, तो अब क्या होता है कि बैकएंड जॉब बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप सीक्वल सर्वर में जाते हैं और वहां पे शेड्यूलर बना देते हैं, या नहीं तो विंडोज सर्विस बना देते हैं। इसने प्रोवाइड किया आपको कंटेनर ऐप जॉब्स या वेब जॉब, ओके। उसके थ्रू आप आसानी से अपना कंसोल एप्लीकेशन बना करके उसमें अपना जो भी लॉजिक लिख करके जॉब बना सकते हैं और बैकएंड जॉब रन करा सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शंस होता है क्या कि जस्ट लाइक कि मतलब कुछ ऐसे भी फंक्शन, जैसे कि जॉब ही टाइप का ये है लेकिन ये कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स के साथ आता है, इसका ट्रिगरिंग पॉइंट अलग होता है। ऐप जॉब में क्या है कि आपने टाइम बना दिया कि हाँ इसको सुबह रन होना है, शाम को रन होना, उस टाइम पे वो रन होगा। लेकिन फंक्शन में होता है क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम मतलब तरीके से रन होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास स्टोरेज में डेटा आया, ये फंक्शन ट्रिगर हो जाए, ठीक है। अगर एक मैसेज आया ये फंक्शन ट्रिगर हो जाए। उस तरह से इसमें ट्रिगरिंग पॉइंट अलग अलग होता है, बहुत सारे ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं, इसको हम देखेंगे। ऐप इनसाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, लॉगिंग के लिए जो भी लॉग्स होंगे एप्लीकेशन लेवल के, जो भी लॉग्स हैं वो सारे लॉग हम इसमें रखते हैं। की वॉल्ट और ऐप कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों जो होता है आपके एप्लीकेशन में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो पूछिएगा कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस क्या होता है। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस आपका जैसे कि हो गया डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग, या आप FTP सर्वर यूज कर रहे हैं उसकी यूजर आईडी पासवर्ड आपने रखी है, या किसी भी तरह की वैल्यू या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे सेंट्रलाइज रख सकते हैं। आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप प्लेन एप्लीकेशन बनाइए और कॉन्फ़िगर कीजिए। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है। अब भले ही इसको आपके एप्लीकेशन को 1000 डेवलपर यूज करें, एक जगह हम चेंज करेंगे सबको वही वैल्यू मिल जाएगी। और नहीं तो क्या है कि जो ऐप कॉन्फ़िग डॉट जेसन है उसमें हमें वैल्यू चेंज करके सबको बतानी पड़ती है कि तुम भी चेंज करो, तुम भी चेंज करो, और किसी ने गलत चेंज कर दिया तो बस एप्लीकेशन में गड़बड़ी हो जाती है, ओके। इसके बाद API मैनेजमेंट, API मैनेजमेंट जो भी हम लोग माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं, APIs बनाते हैं, तो क्या है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक, इसके बारे में हम API मैनेजमेंट पे पढ़ेंगे।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी क्या जरूरत है। तो मान लिया जाए कि आपने 10 एपीआई बनाकर किसी यूजर्स को दिया। अब किसी यूजर ने क्या किया कि एक इनफाइनाइट लूप बना करके आपके एक एपीआई को लगातार वो कॉल करता रहा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फालतू का आपके सर्वर पे जो है लोड डाल रहा है, आपके सर्वर को वो अटैक कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो आप यहाँ पे लिमिट डिफाइन करेंगे कि आप एप्लीकेशन की एपीआई को आप इतने ही बार यूज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, कि ये एपीआई इस वर्चुअल नेटवर्क पे ही चलेगी या इस एपीआई इस आईपी एड्रेस पर ही चलेगी। ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब कहा जाए तो कि आपके एपीआई का जो हैंडलिंग का जो तरीका है वो बहुत इसका मीनिंग चेंज करता है ये। ठीक है, फिर सर्विस बस होता है। सर्विस बस में मैसेजिंग के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास, सपोज कीजिए कि अगर हम सपोज कीजिए कि ये एक माइक्रो सर्विस है, ये दूसरी माइक्रो सर्विस है, ये तीसरी माइक्रो सर्विस है। अब आपने अपने फ्रंट एंड से, ठीक है, इस माइक्रो सर्विस को एक्सेस किया और अब क्या है कि इसके रिजल्ट को हमें इसको भेजना है। ठीक है, और इसके रिजल्ट को इसको भेजना है। वो हम कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे मैसेज भेजते हैं। मैसेज में इसके पूरा रिस्पॉन्स बॉडी जो है इसको भेज देते हैं। उस रिस्पॉन्स बॉडी में इसको जो लेना होता है वो लेता है, फिर अपना रिस्पॉन्स बॉडी बनाता है, वो इसको भेज देता है। तो ये होता है माइक्रो सर्विसेज के बीच कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सर्विस बस के हेल्प से होता है। ओके, तो अब मान लिया जाए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, कि आपने एप्लीकेशन में ऑडिट ऑडिट ट्रेल बनाया होगा। ठीक है, ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि एप्लीकेशन में किस यूजर ने क्या एक्सेस किया, कौन सी एपीआई, उसको क्या रेस्पॉन्स मिला, उसने किस फील्ड को अपडेट किया, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं। तो अब क्या है कि अब ये बटन अगर मान लिया जाए ये बटन है, तो इस बटन पे आप जो भी प्रोसीजर कॉल करेंगे उस प्रोसीजर में फिर से आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है कि ठीक है, ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया इसको इस ऑडिट वाले टेबल में भी इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो वो अलग आप करते हैं। तो इसका लोड यहाँ क्यों डालना, आप एक अलग डेटाबेस बनाइए ऑडिट का, उसमें एक माइक्रो सर्विस बनाइए, और यहाँ जो आ रहा है डेटा रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को वहां भेजिए। ये माइक्रो सर्विस क्या करेगा कि उस डेटाबेस में उसको जाकर स्टोर कर देगा। तो हो गया आपका काम। अब इस डेटाबेस में आपका पूरा पड़ा हुआ है ऑडिट का रिपोर्ट, वो आपके एप्लीकेशन से कंप्लीटली अलग है। कभी भी देखना है आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो ये होता है सर्विसेज के बीच कम्युनिकेशन का तरीका। अब इसके बाद देखें, एज्योर सीक्वल सीक्वल डेटाबेस देखेंगे, पोस्टग्रेस सीक्वल जो मैंने बताया वो देखेंगे। आपका ब्लॉब स्टोरेज इसमें होता है, मतलब स्टोरेज डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। ब्लॉब स्टोरेज, टेबल स्टोरेज, क्यूब स्टोरेज, ये 3 तरह का स्टोरेज हम देखेंगे। कॉस्मोस डीबी देखेंगे। कॉस्मोस डीबी बहुत वास्ट टॉपिक है और ये कॉस्टली भी होता है काफी। ओके, सो इसमें जहां तक पॉसिबल है हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। फिर आपका वो जो यूजर मैनेजमेंट की बात हमने कही थी वो है इंट्रा आईडी और एएडी। फिर इसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ। फिर हम देखेंगे MSAL.NET। इसके अलावा इवेंट हब, इवेंट ग्रिड, रेडियस, कैसे, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम देखने वाले हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ एज्योर की सर्विसेज हैं जो कि आने वाले टाइम में मैं यूज करूंगा, और उसका भी कुछ अगर बन पाएगा तो वो भी मैं आपको 204 में दिखाऊंगा। ओके, तो हम बहुत सारी सर्विसेज जो है पढ़ने वाले हैं। तो कुछ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ये से कि वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क, ये सब एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जो कि आप 104 पढ़ेंगे उसमें भी आपको कवर करेगा। तो ये सारी चीजें हम
इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि हम क्या कवर करेंगे। ठीक, अब ये भी जानना जरूरी है कि हम क्या कवर नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये भी सवाल आता है कि हाँ, आपने तो बता दिया कि ये कवर करेंगे और बाद में बोले कि नहीं कवर करेंगे। ठीक, तो ये मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज जो रिसोर्सेज में होगी वो आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में होती है। ठीक है, वो आपका फ्री स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन में नहीं होता है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसका डेमो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए फिर से मुझे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, जिसमें कि आपको अब नेटवर्क के बारे में या आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर के बारे में जानना होगा। और एज ए डेवलपर हम लोग उतना हार्डवेयर और क्या कह सकते हैं कि नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती है वो फंडामेंटल में हम लोग कभी पढ़ के आए थे। ठीक है, अपने बीटेक एमटेक के टाइम में कि हाँ, ये राउटर होता है, ये होता है, वो होता है। वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नहीं मूव कर पाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एडमिन लेवल सेटिंग और प्रॉपर्टीज। अब वैसी कुछ प्रॉपर्टीज है जहां पर कि हमें एडमिन लेवल पे जाना होता है, और वो एक्चुअल में जब वो हम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स करते हैं उसमें उन सभी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम छोड़ेंगे यहाँ पे। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्ग स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ऑर्ग स्ट्रक्चर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मतलब कि उसमें आरएम है, उसके अंदर रिपोर्टीज है, फिर उसके अंदर रिपोर्टीज है। तो वो जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ बताया, तो वो उन एपीआईज को अगर आप अपने ऑफिस में काम करके अगर उसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो हमें ऑर्ग स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि AZ 204 में इंक्लूड नहीं है, जैसे कि कुबरनेटिव्स है, कुबरनेटिव्स इसमें इंक्लूड नहीं है, तो कुबरनेटिव्स पे हम नहीं जाएंगे। ओके, तो ये सभी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। सिंपली मतलब रिसोर्स सर्विस जो होगा उसकी उसके 50 प्रॉपर्टीज हैं, तो 2 4 5 10 प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कि हमारे स्कोप से बाहर होंगी। ओके, क्लियर है? ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपका यहाँ पर एज्योर सर्टिफिकेशन के लिए आपको एक थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि एक मतलब सीक्वेंस क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको फिर से मैं बड़ा कर दूं थोड़ा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले फंडामेंटल में 3 तरह का, मतलब एज ए डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो 3 तरह का यहाँ पे फंडामेंटल का होता है, इसका सर्टिफिकेशन है एज्योर का। एक होता है AI फंडामेंटल, वो AI 900 होता है। ठीक है, तो जब आप 204 कर लीजिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप AI 900 फंडामेंटल से एटलीस्ट AI पे भी काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाला जो क्या सकते हैं डेवलपमेंट लाइफ है या जो भी है, जो है वो AI पे जा रहा है, मूव हो रहा है बहुत सारी चीजें, तो ये जानना जरूरी है। इसके बाद एज्योर फंडामेंटल AZ 900, इसके बारे में मैंने बताया। और अगर आप डेटा में इंटरेस्टेड है कि नहीं हमको तो डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आपके लिए यहां से शुरू होता है एज्योर डेटा फंडामेंटल DP 900। ओके, और इन दोनों पे तो मैं श्योर हूं, इस पे मैं श्योर नहीं हूं कि ये एक बार करने के बाद में इसका रिन्यूअल नहीं है, मतलब एक बार कर लिया तो ये हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये सर्टिफिकेशन जो है इनकी एक्सपायरी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे तो आपके पास वो हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर लेने के बाद में इसका मटेरियल चेंज नहीं होता। इसका मटेरियल जो है जब मैंने किया था और अब का मटेरियल मैं देखता हूं तो इसमें इसने काफी कुछ चेंज कर दिया है।
ओके, तो उसको बार बार हमें रिव्यू भी करना पड़ता है। फिर आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे आते हैं तो हमारे पास देखिए यहां से शुरू होता है हमारा 204 तो यहाँ पे है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप केवल एज्योर पोर्टल को मैनेज करना चाहते हैं, आप डेटाबेस में डॉटनेट में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स कर सकते हैं 104। ओके, और यहाँ पर है ये सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी केवल आपको देखनी है तो आप सिक्योरिटी इंजीनियर AG 500 है। आप DP 900 के बाद DP 100 पढ़ सकते हैं, एज्योर डेटा साइंटिस्ट का, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप केवल पावर BI में काम करना चाहते हैं तो आपके पास PL 300 है। और अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में एक और पार्ट आता है यहाँ पर डेटा इंजीनियरिंग DP 203, आप ये भी कर सकते हैं। और डेटाबेस में जाना चाहते हैं तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है DP 300, इसमें आप जा सकते हैं। तो ये सभी सर्टिफिकेशन जो है आपका इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। इसके बाद हम आते हैं एक्सपर्ट लेवल पे, तो इसमें आता है आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट AG 305 और डेवऑप्स इंजीनियर AG 400। तो ये आपका एक्सपर्ट लेवल पे है। तो अगर आपको केवल डेवलपमेंट पे जाना है, ठीक है, तो आप एज्योर डेवलपर कर लिए, इसके बाद में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आप 15 साल एक्सपीरियंस के बाद में आप एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सर्टिफिकेशन का पाथ है। इस पे किन्हीं को कोई क्वेरी? ठीक है, कोई क्वेरी नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद अब आगे हम स्टार्ट करने जाएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग से शुरू करेंगे। तो इसके पहले अभी तक हमने जितनी भी स्लाइड्स पढ़ी कि कोर्स मटेरियल क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, इनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद अब हम डीप डाइव करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये फ्रेश टॉपिक अगले क्लास से करते हैं क्या? बाकी अगले क्लास से कर सकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि अब इसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि एक दो क्लास में थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि जो भी कुछ लोगों ने एज्योर के बारे में किया है, तो कुछ बेसिक जानकारी दूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और फिर इसके बाद में कितने तरह का होता है, ये सब कुछ बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंप्लीटली ऐप सर्विस पे जाएंगे। तो ऐप सर्विस क्या होता है, हम अपने विजुअल स्टूडियो में कोड को कैसे डिप्लॉय करेंगे, तो सारा कुछ ही हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। देखिए, ठीक है, कहने का मतलब सर का ये है कि इसमें जितने लोग हैं सभी लोग एक जैसे नहीं है। कुछ लोगों को कुछ आता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं आता है। तो बेस जानना जरूरी है, क्योंकि जो ये डेवलपर का है, डेवलपर एसोसिएट का कोर्स है, टफ है, ठीक है, लेकिन बेस अगर आपको पता नहीं है तो आगे का जो लर्निंग कर्व होगा आपका हार्ड हो जाएगा। हमें इसमें कंप्लीट हैंड्स ऑन करना है। तो स्टार्टिंग के एक दो क्लास आपका थ्योरेटिकली और बेस मजबूत करने के टॉपिक को लेकर हम लोग आप लोग का बेस मजबूत करेंगे कि ये चीज़ कैसे होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो आपको जानना चाहिए, सारे बेस मजबूत कर दिया जाएगा। तो जो अगला जब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे, कन्फिगरेशन की तरफ मूव करेंगे, डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, तो आपके लिए वो सब कुछ ईजी लगने लगेगा, ताकि सब लोग एक सिंक में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या है कि पूरे बाउंड्री को कवर करके चलना है। जो भी चीजें आपको पहले आना चाहिए वो चीजें हमें आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसमें वो भी लोग आ जाएंगे जो लोग बिल्कुल ही बेसिक से आए हैं, और कुछ लोग थोड़ा बहुत काम किए हैं तो उनका भी ब्रशअप हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? यस यस 50-50 रेशियो में चलेगा। हाँ, 50 रेशियो में। इसके बाद तो आपका मतलब जो मतलब अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, आने वाले टाइम में आपको सब कुछ पोर्टल पे ही देखना है। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है, ठीक, उस रिसोर्स का क्या होगा, डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या है, बेनिफिट क्या है,
ठीक, तो उसको तो एक आध दो स्लाइड में खत्म हो जाएगा। बाकी तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारा कुछ हमें वहां इम्प्लीमेंट करके देखना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ तो अगर बोलेंगे कि ठीक है ये इसका ये प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब ये है, डेफिनेशन 2 लाइन का बता देंगे, तो उससे तो काम नहीं होगा ना। वो तो हमें जाकर पोर्टल पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सारा कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसमें जितने भी रिसोर्सेज मैंने बताए हैं, ये आपको ये रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज हम क्रिएट करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे हमको बेनिफिट पहुंचाएगा। और इसको अपने आप नॉर्मल जो जनरल लाइफ है या जो जनरल कोडिंग आप कर रहे हैं उससे कोरिलेट करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये सर्विस कर क्या रहा है। ओके, तो प्रिंस सर एक क्वेश्चन है, ये जो टेबल स्टोरेज क्यू स्टोरेज बता रहे हैं, ये भी तो 204 के अंदर में, जो डेवलपर एसोसिएट के अंदर में ये भी तो कवर अप होता है, टेबल स्टोरेज और क्यू स्टोरेज। टेबल स्टोरेज क्यूब स्टोरेज ये दोनों नहीं है। मैंने देखा था ब्लॉब है, अभी का जो कोर्स है उसमें वे ब्लॉब डाला है, टेबल स्टोरेज नहीं डाला है। ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज का पूरा इसने वो कैसे ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ये डाला है उसने। जैसे अब क्यू उससे वगैरह में जैसे कि ट्रिगर करते, मतलब मान के चलो मेरे को कुछ मैसेज वगैरह कुछ ट्रिगर करना होता है कि जैसे फाइल ब्लॉब स्टोरेज में कुछ फाइल आएगा, तो उसमें मेरे को कुछ क्यू ट्रिगर करना है, तो ये सारा कवर अप उसी में 204 के अंदर कवर अप होता है। ये सर्विस बस है, और वो जो मैसेजिंग वाला आप कह रहे हैं वो शायद इवेंट ग्रिड में है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर देखिए मैं तो इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक होगा या नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, आप सिलेबस में उसका पूरा देख सकते हैं, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो छोड़ तो ही रहे हैं उसे। ठीक है, और अब सबसे पहली बात यह है कि देखिए जैसे कि क्लास में आपको रहना होगा। अगर क्लास में आप नहीं रहेंगे और बाद में अगर मान लिया जाए कि आप क्या कहते हैं कि ये अगर कोई क्वेरी उठाते हैं, तो फिर वहां पे होता है कि आपके क्वेरी को अगर मैं जवाब दूंगा तो सारे अदर लोग जो है उसमें थोड़ा सा बोर होंगे और मोबाइल लेकर चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वो हम अलग रखेंगे, जिसमें कि जिनके जो डाउट होंगे वो आएंगे अपना डाउट क्लियर करने के लिए केवल। ठीक है, देखिए छोटे मोटे डाउट आप कभी भी आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई मेजर डाउट है, स्क्रीन शेयर करके दिखाना है, तो ये कोई सर्विस आप कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम अलग से क्लास के बाद भी उसका डाउट सेशन दे देंगे। नहीं तो हम एक अलग से डाउट सेशन का भी आपको हम बताएंगे, आगे कैसे करना है वो सब कुछ आगे आप लोग को बताया जाएगा। अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि क्लास में कंटिन्यूटी बना के आप रहेंगे। ठीक ना, क्लास में दूसरा चीज जैसे मैंने स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स अच्छे से देंगे, एक्टिव रहेंगे। ठीक है, एक्टिव रहने से क्या होता है, पढ़ाने वाला का भी मन लगता है, दो चार चीजें ज्यादा बता देता है, ताकि लगता है कि सभी लोग एक्टिव हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और क्लास में सभी लोग सुस्त रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो पढ़ाने वाला भी सोचेगा कि कोई पढ़ नहीं रहा, तो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ह्यूमन नेचर है, अगर आप भी कुछ चीजें पढ़ाएंगे और सामने वाला पढ़ने के लिए बहुत रेडी है, ईगर है, तो आप दो चार चीजें अच्छा तरीके से और भी एक्सप्लेन करते हैं, दो चार चीजें एक्स्ट्रा बताते हैं आप। ठीक है, तो वही चीज करना है कि रिस्पॉन्स देना है, एक्टिव रहना है। क्लियर? यस सर। ठीक है, सर एक तो क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछिए। सर ये MS AL.NET जो है, ये सर जो है मशीन लर्निंग है कुछ मतलब? नहीं नहीं, मशीन लर्निंग नहीं है, ये है आपका आपका ये एक लाइब्रेरी है डॉट नेट की, जो कि ये क्या कह सकते हैं कि आपका इसके लिए यूज होती है। इसका एक फुल फॉर्म है, अभी मेरे दिमाग से उतर गया है। ठीक है, कुछ अच्छा ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ये मशीन लर्निंग का नहीं है। तो है। मशीन लर्निंग तो कंप्लीटली फिर आपका अलग ही हो जाता है, वो डेटा साइंटिस्ट जब आप तैयारी करेंगे ना, उसमें मशीन लर्निंग पूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो सर देखने ठीक में ऐसे लग रहा है है, हाँ जैसे MS IL। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो चंदन सर आज से क्लास एंड करते हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में डे आफ्टर टुमारो। आप लोग अपने क्लास के लिए अपकमिंग टाइम में जाके देखते रहेंगे कब कब क्लास है। ठीक है, तो मिलते हैं। ओके दिन, बाय बाय क्लास। ओके, बाय मेरा बाय। एक गुड क्वेश्चन नाइट। था, नाइट। हमारा गुड नाइट। गुड नाइट सेशन। सर। गुड नाइट हेलो। और गुड हाँ, कोई कुछ नाइट। बोल रहा है?
सर मैं टोटल कोर्स की ड्यूरेशन पूछना चाह रहा था एक बार कि जैसे आपका हमारा आप लास्ट ईयर पढ़िए, था। कोर्स में 3 से 3.5 महीने लगेगा। देखिए हमारा टारगेट ये होता है कि हम मतलब क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। स्टार्टिंग से आप लोगों को पता ही है, अलग अलग कोर्स आप लोग किए ही हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ही नहीं होता कि जल्दी जल्दी पढ़ा कर हम आपको भगा दें। ठीक है आपको तो देखिए, आपको आपको जल्दी, अगर जल्दी कोर्स 10 दिन में खत्म करना है, ठीक है, तो कुछ कुछ जो है लोग होते हैं ना, जो कि आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो आप बैठ करके एक दिन में 10 घंटा सुन लीजिए, इनका खत्म कहने का हो मतलब ये जाएगा। मतलब है कि नहीं नहीं सर, का जल्दी कहाँ होगा। हमारा जल्दी नहीं तो बोल रहे हैं, पिछला इनके एंगुलर कहने का का भी मतलब तीन ये महीने है का कब था। तक होगा। देखिए हम्म होता क्या है ना कि एक फिक्स टाइमिंग होता है, बहुत सारे लोग का करते हैं कि नहीं 1.5 महीने तक 1.5 महीना। हम लोग को तो पता ही है क्वेश्चनिंग ज्यादा होगा, ज्यादा चीजें समझाएंगे तो 2 4 10 दिन एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। तो आपको एक्स्ट्रा, हम देखिए एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं तो हमारा नुकसान है, ऐसा नहीं कि हम जल्दी कवर करके जल्दी बैच दूसरा ओपन करने वाले हैं। आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देंगे, तो बस पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए। ठीक है, 3 महीना से पहले तो आप सोचिए ही मत कि खत्म होगा। ठीक है। हम्म 3 महीने से हर एक, अगर 3 4 क्लास एक हफ्ते में हो रहे हैं तो उस हिसाब से आपके क्या कह सकते हैं कि 3 महीने, हाँ 3 महीने से तो नीचे जाएगा नहीं, से ऊपर ही जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो हो सकता है 4 महीने भी चला जाए। हाँ कोशिश करेंगे, जब सिलेबस अगर बढ़ेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे हफ्ते में ज्यादा क्लासेस देने के लिए। तो ना फिर करने फिलहाल टाइम से स्टार्ट, कई सारे चीज मतलब ऐसे आएगा लिटिल बिट, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा। हाँ स्टार्टिंग का क्लास है तभी अल्टरनेट चलेगा, आगे कोशिश किया जाएगा कुछ डेज बढ़ाने के लिए, तो आगे हम बात करेंगे। आपके पैनल पर दिखेगा, क्लास में ही बात होगा, ठीक ना। ठीक है। ओके देन, बाय बाय क्लास। बाय बाय। ओके, थैंक यू।